नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग 10 के लिए भूगोल विषय अंतर्गत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने संसाधन के बारे में वर्ग 8 में पढ़ा होगा। पुनः हम लोग आज इस पाठ को एक बार फिर से देखते हैं और इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। अध्ययन के पश्चात बच्चों इस पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो आज हम लोग जानेंगे संसाधन क्या है, संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, संसाधन के प्रकार को देखेंगे, संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम संसाधन है क्या। तो बच्चों, आप लोग अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते हैं। वे वस्तुएं जो है सो हमारे लिए उपयोगी है। इन पदार्थों का उपयोग कर हम अपने जीवन को सुखद, सरल, सुंदर, सुखमय बनाते हैं। तो संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो मानव के लिए उपयोगी है, या वे सभी पदार्थ जो ज्ञात है और मानव के लिए उपयोगी है, संसाधन कहलाता है। संसाधन की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे सभी वस्तुएं जो ज्ञात है और मानव के लिए उपयोगी है, संसाधन कहलाता है। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारे जानकारी में है और हमारे लिए उपयोगी है, वह क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। इसमें निर्जीव और सजीव दोनों हो सकते हैं, यानी कि जैव संसाधन, सजीव जैसे जीव जंतु, वनस्पति आदि होगा, अजैव संसाधन जो निर्जीव है जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये दोनों जो है सो क्या होंगे? संसाधन होंगे। अब संसाधन ज्ञात हो, जैसे पेट्रोलियम का आज हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है, यानी कि पेट्रोलियम हमारे जीवन का एक आधार बन गया है। लेकिन इसके बारे में 1859 से पूर्व जानकारी प्राप्त नहीं थी। तो जानकारी प्राप्त नहीं थी जिसके कारण इसका यूज होने के बावजूद भी हमारे लिए उपयोगी नहीं था, क्योंकि हम इसके बारे में जानते ही नहीं थे। तो जब इसके बारे में हम लोगों को जानकारी हुई तो ये महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। उसी तरह थोरियम जो अभी केरल के तट पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इससे ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इससे किस प्रकार से ऊर्जा की प्राप्ति होगी वो टेक्नोलॉजी जो है सो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जो है सो इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। तो संसाधन ज्ञात हो और उसका जो है उपयोग करने लायक हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। इसी संदर्भ में अमेरिकी भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी कि संसाधन होते नहीं बनते हैं कहने का ये तात्पर्य है कि बहुत सारे संसाधन हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, जैसे या उसको उपयोग करने के लायक हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है या टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं। जैसे हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे खनिज अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, या ध्रुव क्षेत्रों में जो संसाधन पाया जाता है उसको लाने के लिए हमारे पास उपाय नहीं है। तो जिसके कारण उसके बारे में जानकारी होते हुए भी अभी वह हमारे लिए उपयोगी नहीं बन पाया है, और जब वह उपयोगी बन जाएगा तो संसाधन हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब संसाधन जो है उसमें मानव सेंटर पॉइंट पर केंद्र बिंदु होता है। मानव जो है सो प्रौद्योगिकी, संस्थाएं और पर्यावरण को देखते हुए उसको जो है संसाधन बनाता है या अपने उपयोग के लायक बनाता है। तो मानव जो है अपने ज्ञान कौशल के बल पर जो है संसाधनों का उपयोग करता है, वह अपने लिए उसको उपयोगी बनाता है, उसे संसाधन की श्रेणी में लाता है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि विकसित देश जो है वह संसाधन के बल पर
किसी भी देश के विकास में संसाधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर संसाधन मौजूद नहीं है, उसके बावजूद वह जो है सो विकास किया है। इस संदर्भ में आप जापान का उदाहरण ले सकते हैं। जापान में जो है सो संसाधन मौजूद नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान और कौशल के बल पर, यानी कि अपने ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बल पर जो है सो वह काफ़ी विकास किया, यानी कि वह जो है सो खनिज पदार्थों का आयात करता है और उस आयात पदार्थ को जो है सो विभिन्न उत्पाद बनाकर वह विदेशों में बेचता है। इस तरह जो है सो वह आज विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है। तो किसी देश के पास संसाधन नहीं है तो वह अपने टेक्नोलॉजी के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर भी विकास कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन के प्रकार। तो सर्वप्रथम संसाधन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन और तीसरा मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? तो प्राकृतिक संसाधन वह है जो प्रकृति द्वारा हमें उपलब्ध है, यानी कि जिससे प्रकृति ने बनाया है, जैसे भूमि, मिट्टी, जल, खनिज। इसके लिए हमें किसी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हुई है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है मानवीय संसाधन, यानी कि मानव भी अपने आप में संसाधन है, क्योंकि किसी भी संसाधन को उपयोग के लायक मानव ही बनाता है और मानव ही उसका उपयोग भी करता है। तो मानव अपने आप में क्या है? संसाधन है। और तीसरा है मानवकृत संसाधन, यानी कि जो प्रकृति से लेके मानव जो है सो अपने उपयोग के लायक बनाता है, मानव निर्मित करता है। जैसे मकान मानव बनाता है, विद्यालय मानव बनाता है, कोई संस्था कार्यालय है वह मानव बनाता है, वायुयान मानव बनाता है। तो मानव के द्वारा निर्मित जो संसाधन है उसको हम लोग मानवकृत संसाधन कहते हैं। तो संसाधन के वर्गीकरण में पहला प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है, प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, प्राकृतिक संसाधन है। मानवीय संसाधन, मानव अपने आप में संसाधन है, क्योंकि मानव ही संसाधन का उपयोग करता है और अपने लिए उसको उपयोगी बनाता है। तीसरा है मानवकृत संसाधन, जिस संसाधन का निर्माण मानव करता है वह मानवकृत संसाधन है, जैसे मकान, विद्यालय, कार्यालय आदि। अब हम लोग देखते हैं संसाधन के प्रकार। तो संसाधन उत्पत्ति अति प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, तो इसको हम लोगों ने कई वर्गों के आधार पर बांटा है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है: जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर जो है सो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के आधार पर जो है सो संभाव्य है, विकसित है, भंडार है और संचित संसाधन है। तो ये आप संसाधन के प्रमुख प्रकार हैं। अब हम लोग एक एक करके संसाधन के इन विभिन्न प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है: जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसको कहेंगे? तो जो सजीव है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुपालन, प्राणी समुदाय, ये सब क्या है? सजीव हैं और हमारे लिए उपयोगी है। यह कहलाएगा क्या? आपका जैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन, जो निर्जीव वस्तुओं का समूह है, अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे चट्टान हो गया, खनिज हो गया, धातु हो गया, जल, मिट्टी, वायु आदि सब जो है सो अजैव चीज है, निर्जीव है, वह अजैव संसाधन। तो अब है उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है: नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसकी पुनः पूर्ति हो जाती है, यानी कि हम लोग अगर एक बार उपयोग करें तो उपयोग करने के पश्चात जो है सो पुनः उसकी प्राप्ति किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका हम लोग कितना भी उपयोग करें तो पुनः इसकी पूर्ति हो सकती है। पवन ऊर्जा, जैसे वायु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको पुनः पूर्ति हो सकती है। जल विद्युत की पुनः पूर्ति हो सकती है। वन जो है नवीकरणीय है, लेकिन वन को अगर हम काटते हैं और उपयोग में लाते हैं तो पुनः इसको लगाना होगा, तब होगा।
तो ये सब जो है सो नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के पश्चात वह खत्म हो जाता है, जिसका भंडार सीमित है, यानी कि फिर उसको बनने में जो है सो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते। जैसे कोयला, पेट्रोलियम अगर हम लें तो यह जो है इसकी सीमित मात्रा में भंडार है। अगर हम इसको एक बार उपयोग करेंगे तो उपयोग करने के पश्चात यह समाप्त हो जाएगा और इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाएगा। तो जिस संसाधन की पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ऐसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है। अब जो है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्ति यह स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है, यानी कि मालिकाना हक के आधार पर बांटा गया है। जो किसका हक है उसके आधार पर जो है सो संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर, यानी कि हक के आधार पर, अधिकार के आधार पर, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है इसके आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, निजी स्वामित्व। जैसे ये मेरी जमीन है तो यह व्यक्तिगत संसाधन हो गया। ये घर है तो ये घर मेरा अगर है तो यह व्यक्तिगत संसाधन हो गया। कोई कारखाना है वह मेरा है तो वह व्यक्तिगत संसाधन हो गया। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन जिससे समुदाय विशेष यानी कि पूरे समाज का अधिकार होता है। जैसे कहीं पर मंदिर है तो मंदिर पर सबका अधिकार होता है, मस्जिद है मस्जिद पर सबका अधिकार होता है। सामुदायिक भवन है यानी कि आप लोगों के गांव में सामुदायिक भवन होगा जहां पर जो है विभिन्न कार्य किए जाते होंगे। तालाब है सरकारी, सार्वजनिक पार्क है, खेल का मैदान है, तो ये सब सामुदायिक हो गया। तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन जिस पर जो है तो राष्ट्र का अधिकार होता है। कानूनी तौर पर जो है सो देश के अंदर जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं। और सरकार जो है सो व्यक्तिगत संसाधनों का भी अधिग्रहण कर सकती है या आम जीवन के उपयोग के लिए उसको ले सकती है। तो देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर जो भी संसाधन है वह संसाधन क्या होगा? वह राष्ट्रीय संसाधन होता है। अब हमारे 200 किलोमीटर क्षेत्र में, महासागरीय क्षेत्र में जो भी संसाधन है उसका उपयोग करने का हमको अधिकार है, वो भी राष्ट्रीय संसाधन होगा। अब है अगला अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो समुद्री क्षेत्र में 200 किलोमीटर के बाद का समुद्री क्षेत्र जो है वह संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। उसका उपयोग जो है सो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की देख रेख में जो है अनुसंधान आदि कार्यों के लिए किया जाता है। अब उसके बाद है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर भी 4 वर्गों में बांटा गया है। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। तो संभावित संसाधन है जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है जिसे उपयोग में लाने की संभावना रहती है, यानी कि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज है जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण अभी नहीं हो पाया, लेकिन भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। उसको कहते हैं संभावित संसाधन या संभाव्य संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारित हो चुकी है, इस प्रकार के संसाधन जो हैं वह संसाधन कहलाते हैं विकसित संसाधन। अब है भंडार संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अभाव है। अभी हमने उदाहरण दिया था जैसे थोरियम। थोरियम का जो है सो अभी उपयोग के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी मौजूद नहीं है। जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध होता है और इस यौगिक का ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास संसाधन या टेक्नोलॉजी अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो है सो इसके बारे में जानकारी है लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में उपयोग नहीं हो पा रहा। यह हो गया आपका भंडार संसाधन। और अगला संसाधन है संचित कोष संसाधन। तो वास्तव में यह संसाधन भी भंडार संसाधन ही है जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जिसका अभी उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ। तो ये आपका संसाधन का
प्रकार हो गया। अब हम लोग को देखना है संसाधन नियोजन किसको कहते हैं। तो संसाधनों का जो है सो नियोजन अति आवश्यक है। अगर संसाधनों का हम विवेकपूर्ण ढंग से दोहन नहीं करेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा, और इसको सही ढंग से यानी कि जिस ढंग से हम इसका उपयोग करें जो राष्ट्र के विकास में सहायक हो, आगे के लिए भी उपलब्ध रहे। तो संसाधन नियोजन से तात्पर्य है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि सही ढंग से उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधनों का नियोजन कहलाता है। अब संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? तो हमारा देश बहुत विशाल है, इसमें भौगोलिक विविधता है। भौगोलिक विविधता के कारण जो है सो कहीं संसाधन प्रचुर मात्रा में है, कहीं संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो इसका उपयोग अगर हम नियोजित ढंग से करेंगे तो जिन क्षेत्रों में है वहाँ भी उपयोग में लाया जा सकता है, जिन क्षेत्रों में नहीं है उसके लिए भी भेजा जा सकता है, वहाँ भी उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए भी जरूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ जनसंख्या जो है सो सघन है, घनी जनसंख्या पाई जाती है, और घनी जनसंख्या के लिए भी संसाधन चाहिए और भविष्य के लिए भी चाहिए। तो इसके लिए भी इसका नियोजन किया जाना आवश्यक है। तो संसाधनों का संतुलन नियोजन बहुत ही आवश्यक है। अब है संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही उसका क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का संरक्षण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण विचार था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य था कि हमारे पास संसाधन प्रचुर मात्रा में है और इतना उपलब्ध है कि हम उसको उपयोग करके अपने जीवन को सफल सुंदर बना सकते हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए यानी कि आवश्यकता से अधिक रखने के लिए नहीं है। तो संसाधन को सही ढंग से उपयोग करना। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा जो है सो वनों के संरक्षण के लिए, वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत किया था। संदीप पांडे जो है जल संचय के लिए बहुत कार्य किए थे। तो संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में है और यह अगर समाप्त हो जाता है तो आगे की पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। तो हम लोगों को संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना है कि अपना उपयोग करते हुए भविष्य, वर्तमान में उपयोग करते हुए भविष्य के लिए भी बचा के रखना होगा। तो ये संसाधनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब संसाधनों के संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण पर बल दिया था। 1972 में पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वह 1972 के स्टॉकहोम में जो विश्व शिखर सम्मेलन में हुआ था, उसी में यह निर्णय लिया गया था कि 5 जून को जो है सो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। 1974 में जो है सो सुमशेर की पुस्तक ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी का विचार प्रकाशित हुआ था। और ब्रटलैंड आयोग द्वारा 1987 में जो है सो सतत विकास की अवधारणा पर बल दिया गया था। अब सतत विकास किसको कहते हैं? सतत विकास जो है सो संसाधनों का नियोजित या विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग है, यानी कि वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए बचा के रखना ही संसाधन का सतत विकास कहलाता। सतत विकास से तात्पर्य है संसाधनों का हम इस प्रकार से उपयोग करें जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए इसे बचा कर रखा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। अब संसाधनों के संरक्षण के संबंध में 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें जो है सो ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता आदि पर चर्चा की गई थी। जो किस प्रकार से वन संरक्षण को किया जा सकता है, जैव विविधता और
ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो तापमान बढ़ रहा है उस तापमान में बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में चर्चा हुई थी और इसमें 21 एजेंडा पर घोषणा जारी हुआ था। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इसमें जो भी जो है सो पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया गया था। तीसरा सम्मेलन आपका क्योटो में सम्मेलन हुआ था 1997 में। इसमें जो है सो मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए यह सम्मेलन हुआ था और जिसमें यह कहा गया था कि विभिन्न विकसित देश जो है सो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करें, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण कार्बन उत्सर्जन है और उस कार्बन उत्सर्जन को कम करके जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। इस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से क्योटो सम्मेलन को जाना जाता है। उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, जिसमें जो है सो पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया था। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने संसाधन चैप्टर को देखा। इसमें हम लोगों ने संसाधन क्या है, संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का नियोजन, संसाधन संरक्षण और संसाधन संरक्षण के लिए जो है विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, इसको हम लोगों ने आज देखा। अगले पाठ में हम लोग जो है सो इस पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको करेंगे। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों को भी विस्तृत अध्ययन इस चैनल पर किया जाएगा और अन्य विषयों को भी देखा जाएगा। अभी सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जा रहा है जो 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।